क्या आप कभी किसी क्लोन से मिले हो? क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि क्लोन का वो रंग बिरंगी ड्रेस, उसका वो पेंटेड फेस, उसकी वो स्माइल, उसके पीछे वजह क्या है? ये कहानी है 1970s की, जब अमेरिका के एक मशहूर शहर शिकागो में एक नाम धीरे धीरे बहुत मशहूर हो रहा था, और वो नाम था जॉन वैन गैसी का, जो एक क्लोन था। वो अपने भरपूर अंदाज से लोगों को लुभाता था और लोग उसे पोगो द क्लोन भी कहने लगे थे। वो बहुत ज़्यादा लोगों को अपने साथ अटैच कर लेता था, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि वो एक इंसान नहीं बल्कि एक दरिंदा है। जैसे 18 साल की एक तन्हा लड़की थी जो सबसे अलग थलग रहती थी। एक रात वो अंधेरियों में चलते हुए किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। तभी उसके सामने एक पुरानी वैन आके रुकी। वैन का दरवाजा खुला और एक लाल गुब्बारे के साथ एक क्लोन बाहर आया। क्लोन का चेहरा एक लाल गुब्बारे के पीछे छुपा हुआ था। जैसी बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, वो भागना चाह रही थी, लेकिन उसके पैर जम चुके थे। धीरे धीरे क्लोन ने एक भारी चीज़ उठाई और उसके सर पे दे मारी, जिससे जैसी बेहोश हो गई। जैसी को जब होश आया तो उसने खुद को एक बेसमेंट में एक चेयर पे बंधा हुआ पाया, और उसने देखा कि बेसमेंट में इधर उधर बहुत सारी लाशें पड़ी हुई हैं। उसने बहुत कोशिश की कि खुद को छुड़ा सके, लेकिन अफसोस वो खुद को नहीं छुड़ा पाई। गैसी ने उसके ऊपर बहुत तशद्दुद किया हुआ था। उसके जिस्म पर जगह जगह खरोशे थे। अचानक से गैसी उसके सामने आता है और वो आहिस्ता आहिस्ता उसके पास बढ़ता है। उसके हाथ में एक छुरी होती है और वो छुरी उसकी गर्दन पर फेर देता है, जिससे जैसी का कत्ल हो जाता है। लाशों की बदबू हर जगह फैलने लग गई थी, जिससे उनके नेबर्स को शक होने लग गया था। जॉन के नेबर्स ने पुलिस को कॉल की, और जब वो वहाँ पुलिस पहुंची और उन्होंने जो देखा वो देखने के लायक नहीं था। उन्होंने देखा कि 33 लाशें उसकी बेसमेंट में पड़ी हुई हैं और हर जगह खून ही खून है। ये देखकर एक पुलिस वाले की तबीयत भी खराब हो गई थी। पुलिस ने गैसी को अरेस्ट किया और गैसी को फांसी की सज़ा सुनाई दी गई, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खौफ नहीं था, बल्कि वो बहुत मुस्कुरा रहा था और बहुत मुतमईन था। और जब उसको फांसी दी जा रही थी तो उसने सिर्फ एक ही बात कही थी, मैं वापस आऊँगा। जादू सिर्फ एक विद्या नहीं, एक जिंदा शक्ति है जो हर बलि के साथ और गहरी होती चली जाती है। कुछ आत्माएं वक्त से नहीं मकसद से बनती हैं, और जब तक वो मकसद पूरा ना हो जाए वो हर जिस्म में जाग सकती हैं। शैतानी ताकत को जलाया नहीं जा सकता, उसे सिर्फ वक्त के अंदर बंद किया जा सकता है, और वो भी कुछ देर के लिए। 6 महीने बाद कबीर अपने परिवार के साथ नए शहर में एक नई जिंदगी शुरू कर रहा था। गौती ने नए घर को सजाना शुरू कर दिया, और दुरूफ
स्कूल जाने लगा। लेकिन जानकी वो चुप थी, घूरती रहती थी जैसे किसी की आखिरी याद उसके जहन में अब भी जिंदा हो। उसे अक्सर एक ही सपना आता था, एक लाल चेहरा, एक जली हुई आत्मा, और कभी अपने नाखूनों से दीवारों को खुरचती रहती, और इतने ज़ोर से खुरचती कि उसके नाखूनों से खून निकलने लग जाता था। और कभी अजीब सी हंसी हंसती, कभी कभार तो कीड़े मकोड़े खाने लगती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी लाली थी, खून की लाली। ध्रुव अपने कमरे में गेम खेल रहा था, हेडफोन लगाकर। तभी उसके पीछे जानकी आई। उसकी आंखें लाल थीं। जानकी ने एक गुलदान उठाया और जोर से ध्रुव के सर पे दे मारा। वो तड़प रहा था दर्द से और जानकी उसको देख के मुस्कुरा रही थी। उसके सर से बहुत ज़्यादा खून बह चुका था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। कबीर ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। उसने जानकी की तरफ देखा तो जानकी खिड़की में बैठी उसी को देखकर मुस्कुरा रही थी, और अगले ही लम्हे जानकी ने वहां से छलांग लगा दी। कबीर उसी अग्नि के चक्रे में गया जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है, लेकिन जब वो देखता है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। जानकी अब पूरी तरह मनराज के कब्जे में थी। उसे खुद नहीं पता था कि वो क्या कर रही है। अचानक से वो हवा में उड़ती है और अपने भयानक शक्ल से अपने बाप को डराने लगती है, और फिर अगले ही लम्हे वो कबीर पर हमला कर देती है और अपने नाखूनों से उसका कलेजा चीर देती है। जानकी वापस अपने रूप में आ जाती है, लेकिन क्या कबीर मर गया या अभी कहानी बाकी है? बचपन में हमने बहुत सारी जिन भूतों की कहानियां सुनी होती हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है जो किसी की जिंदगी की आखिरी कहानी हो? ये कहानी एक ऐसी रात की है जब मेरे बेटे साथ में खिड़की के बाहर झांका, और जो कुछ उसने देखा वो किसी इंसान के देखने के काबिल नहीं था। मेरे घर के पीछे एक कब्रिस्तान था जो कई 100 साल पुराना था। साथ हमेशा कहता था कि उसके कमरे की खिड़की से रात को कोई उसे जानता है, मगर मैं उसे हमेशा उसका वहम समझता था। उस रात साद अपने कमरे में पढ़ रहा था। सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था। जैसे ही रात के 2 बजे खिड़की के बाहर से सरसराहट शुरू हुई, जैसे कोई जमीन पर नाखून घसीट रहा हो। पहले साद ने ध्यान नहीं दिया, मगर फिर परिंदे चीखने लगे और कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया, जैसे इन्होंने किसी चीज को देख लिया हो, किसी ऐसी चीज को जो वहां नहीं होनी चाहिए थी। साद पर एक खौफ सतारी हो गया और वो अपने बिस्तर से उतरा
और खिड़की की तरफ चल दिया। उसने फिर खिड़की से बाहर एक ससराहट सुनी। वो काम सा गया और उसने आस्तिकी से अपनी खिड़की खोली। जैसे ही उसने खिड़की से बाहर झांका, वहां कोई नहीं था, या शायद था। उसने तब भी इग्नोर किया और जैसे ही अपनी खिड़की बंद करने लगा, एक औरत कब्रिस्तान के दरवाजे के सामने खड़ी थी, जिसकी गर्दन झुकी हुई थी, जिसके लंबे काले स्याह बाल हवा में उड़ रहे थे और उस औरत के पैर जमीन पर नहीं थे, बल्कि वो हवा में उड़ रही थी। ये मंजर देखकर साद की सांसें रुक गई और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। साद अपनी सांसें रोक के उस औरत को देख रहा था। अचानक से वो औरत रुक गई और उसने अपनी गर्दन मोड़ी और उसका चेहरा अब साद के बिल्कुल सामने था। आंखें गहरी स्याह गड्ढों की तरह खाली थी और होंठों पर एक मरी हुई मुस्कुराहट थी और वो हंसते हुए कब्रिस्तान में गायब हो गई। साद के कदम खुद ब खुद कब्रिस्तान के अंदर जाने लगे और वो औरत एक कब्र के पास ही बैठी हुई थी। लेकिन वो औरत अब वैसी नहीं थी। उसका चेहरा गल सड़ चुका था और जल्द जगह जगह से फटी हुई थी और वो अपने लंबे स्याह नाखूनों से इंसानी हड्डियां उठाकर चबा रही थी। साद के कदम जम गए। उसके मुंह से एक लफ्ज भी निकल ना सका और फिर वो सीधा साद की तरफ लपटी। औरत के हाथ इसके करीब आ रहे थे। उसके नाखून खून में डूबे हुए थे। साद ने पूरी ताकत लगाकर एक चीख मारी और जमीन पर गिरते हुए बेहोश हो गया। अगली सुबह मैंने साद को कब्रिस्तान के दरवाजे पर बेहोश पाया। उसके हाथों पर लंबे नाखूनों के जख्म थे। वो घर आया मगर वो साद नहीं था। वो दीवार की तरफ देखकर सरगोशियां करता था। कभी खिड़की से बाहर घूरता रहता था और कभी खुद से बातें करता था। एक रात वो अचानक बोला, वो यही है, मगर वहां कुछ नहीं था। फिर एक रात हड्डियों को चाटने की वही आवाज आई जो उसने कब्रिस्तान में सुनी थी। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपना मुंह मोड़ा और जैसे ही मोड़ा तो उसने उसी मनहूस औरत को देखा जो अपनी मनहूस मुस्कुराहट और गहरी आंखों के साथ उसे ही घूर रही थी। और फिर वो अचानक से उसके सीने पे आकर बैठ गई। बस फिर एक चीख थी और साद अपनी जान गंवा चुका था। यकीनन आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि स्टोरी बनाना और फिर उसको एनिमेट करना, उसमें बहुत बहुत मेहनत लगती है। तो काइंडली आप लोगों का एक लाइक, एक शेयर और सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेशन देता है। और कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे पता चल सके कि आप अगली कौन सी स्टोरी देखना चाहते हैं।